अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना के मामलात पर अब से कुछ देर पहले अपनी टीम के हमरा ब्रीफिंग दी। एक तो हुकूमत अभी भी कायम है अपने लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर। उन्होंने डॉक्टर्स को भी जो है वो कायल करने की कोशिश की कि ये नरमी जो है वो क्यों जरूरी है। दूसरा, उन्होंने जोर दिया सूबों पर कि अब वो ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले पर इत्तफाक राय पैदा कर लें। दो इश्यूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करनी है। एक तो पार्लियामान का जो इजलास है, उस हवाले से हम बड़ा रवायती माहौल वहां पर देख रहे हैं। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेज में वही शोर शराबा है, चाहे वो सेनेट का इजलास हो या कौमी असम्बली का इजलास हो। अब इस इजलास का मकसद इन हालात में बुलाने का और पार्लियामेंटेरियंस को इस खतरे से गुजारने का कि वो वहां पर आए और बात करें, ये था कि तफाके राय पैदा हो और हुकूमत की मॉनिटरिंग की जा सके, हुकूमत अपने इकदाम के बारे में ब्रीफ करे। हमारे पार्लियामान ने बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़ा भारतीय जारियत हो या फाटा का मामला हो, कोई और इशू हो, कश्मीर का इशू, उस पर इत्तफाके राय पैदा करते हैं। लेकिन यहां पर जो है वो हम वही रवायती माहौल देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि पार्लियामान अपने किरदार के हवाले से जो है वो क्यों नहीं तयन कर पा रही कि इस आम मौके पर, इस आम इशू पर पार्लियामान का किरदार क्या होना है। दूसरी जो आम चीज है वो विफाक और सूबे के दरमियान जो मामलात है उससे जुड़ी हुई है। नया कौमी मालियाती कमीशन, उसकी तश्कील दे दी गई है। उसी तनाजुर में 18वीं तरमीम की भी बात हो रही है और हुकूमत ऐसा लगता है कि इंतजामी मामलात हों या वसाइल की, मालियाती वसाइल की तकसीम हो, एक नया फार्मूला चाहती है। क्या इस नए फार्मूले पर इत्तफाक राय हो सकेगा? जो NFC अवार्ड के हवाले से भी बात हो रही है। आज बाबर अवान साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से तो कह दिया कि कोई ऐसी तजवीज जो है वो हुकूमती मेज पर मौजूद नहीं, उस पर भी बात करेंगे। और फिर ये सब कुछ जो है वो नैब की कार्रवाइयों और नैब की तरमीम के तनाजुर में हो रहा है। नैब की कार्रवाइयों में भी हम तेजी देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके भी वक्त का। मैं जरा गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ ये कोरोना की जो सूरत हाल है और जो पार्लियामान का इजलास हुआ। कुंडी साहब, आप क्योंकि सर पीपल्स पार्टी के साथ हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, बड़ा पीपल इसरार था अपोजिशन का कि इजलास बुलाया जाए, हमने बात करनी है। क्या कोई फायदा हुआ है आपको लगता है? ये जो इजलास हुआ, ये जो एक्टिविटी हुई है ये पिछले दो चार रोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज कौमी असम्बली का इजलास और गालिबन सेनेट का भी दोनों इजलास आज ख़त्म हुए और इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि इजलास वर्चुअल सेशन होना चाहिए या प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो नॉर्मली आप जो है वो, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त जो है वो कोरोना का शिकार है, तो तजावीज़ मुख्तलिफ थी। तो अगर हम इसको वर्चुअल सेशन में कन्वर्ट कर तो मैं समझता कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। क्योंकि आप देखें, फवाद चौधरी साहब ने भी एक लेटर डिप्टी स्पीकर ऑफिस को लिखा था, क्योंकि वो इस वक्त सारा काम करे, क्योंकि स्पीकर साहब बीमार थे, और इस पर उन्होंने कहा था कि ये इसका फ़ायदा अगर उसको वर्चुअली कन्वर्ट कर लेते। लेकिन आज आप देखें, आज इख्तिताम हुआ सेशन का, कोई रेजोल्यूशन नहीं आई। इस वक्त हमारी ये उम्मीद थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब पार्लियामेंट में आते, कौम को एतमाद में लेते। इस वक्त वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वाइंडिंग ऑफ स्पीच शायद वो करते और सब, मतलब है कि चीज़ हो जाती। लेकिन इस सेशन में तो देखें, पॉलिटिकल स्पीच हुई, चेयरमैन बिलावल उठे, उन्होंने तजावीज़ दी, उन्होंने फिर भी कहा कि इमरान खान हमारे वज़ीर-ए-आज़म में आगे बढ़े, हम उनको लेते रहे। लेकिन देखें ये चीज़ें जिस तरीके से, अब आप देखें शाह महमूद साहब का जो किरदार रहा, फिर स्वात के जो हमारे मुराद सईद साहब, उनको तो हमेशा यही होती है, उनकी स्पीच तो हमेशा यही होती है। लेकिन इस दफ़ा शाह महमूद साहब जो है, कोरोना की बजाय उनको सिंध फतह करने का वो शौक़ चढ़ गया था। तो देखें, सिंध फतह अगर उन्होंने करना है शाह महमूद साहब ने, बिल्कुल करें। इलेक्शन आएंगे, पहले भी उन्होंने कोशिश की, कई दफ़ा नहीं कर सके, एक दफ़ा फिर कोशिश कर लें। लेकिन हमें इस सेशन का जो है वो निचोड़ ये मिला कि हमारे 6 मैनेज जो है उनको कोरोना, 3 सेंटरों कोरोना, 3 हमारे मीडिया के जो कवरेज करते हैं उनको कोरोना और 7-8 मुलाजमीन। ये रिजल्ट तो मुझे यही नजर आया कि ये निकला, क्योंकि ना कोई रेजोल्यूशन आई, ना कोई पॉजिटिव कोई आउटपुट निकला। तो रिजल्ट में अच्छी बात है कि आप फवाद चौधरी साहब की जो तजवीज है उसकी तायद करें, लेकिन फिजिकल सेशन पर आप लोगों का बड़ा इसरार था। रजा रब्बानी साहब ने खत लिखा, सेनेट के भी हवाले से उन्होंने कहा कि वर्चुअल सेशन हो ही नहीं सकता। तो अब आप मतलब वो इसलिए देखें, आपको उसके लिए चेंजेस करनी पड़ेगी।
आपको उसके लिए चेंजेस करनी पड़ेंगे। आप सेशन बुला के उसमें मतलब है कि उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखें, जब आपका सेशन हुआ, आपने स्पीकर को देखा, कई दफ़ा उन्होंने टोका मेंबरान को कि आप सोशल डिस्टेंस करें, वो नहीं कर रहे थे। 1000-1500 का एक मतलब है कि पार्लियामेंट समझें पूरे मुलाजमीन समेत 1000-1500 लोग होंगे, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सके। हमने पाकिस्तान को कंट्रोल करने का मतलब है कि वो किया हुआ है। वो जो है सेशन में बार बार स्पीकर की जो है ना बार बार उनको टोकना मेंबरान को कि जी आप सोशल डिस्टेंस रखें, ये करें वो करें। तो जो हम रोल मॉडल हैं, जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि पॉलिटिशियंस हैं, जो कि मतलब है कि वो अगर इस किस्म का बिहेवियर अगर वो लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये अगर ये कर रहे हैं तो फिर तो कोरोना से गपशप है, फिर तो हम भी वो करें। आज आप देखें कि जिस तरीके से बाकी वज़ीर आज़म की अभी जो स्पीच हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ट्रांसपोर्ट भी हम खोल रहे हैं और पंजाब में, और गालिबन एयर फ्लाइट्स भी डोमेस्टिक खोल रहे हैं, बाकी चीज़ें भी खोल रहे हैं। देखिए सॉफ्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन जो भी खुला वो तो सॉफ्ट लॉकडाउन नहीं था, वो तो लॉकडाउन ही खुला। और आपने देखा कि एसओपी की जिस तरीके से हमने धज्जियां बिखेरी अपने हमारे ताजरों ने, लोगों ने देखे, हमने तो कोई एसओपी फॉलो नहीं की, लोग भी फॉलो नहीं कर रहे, आगे भी फॉलो नहीं कर रहे। इससे पहले अगर आप मस्जिदों के अपने मस्जिदों के साथ हिकमत अमली पर आता हूँ, कुंडी साहब जरा इजाजत दे, मैं हुकूमत हिकमत अमली पर आता हूँ। बट ये जो वर्चुअल और फिजिकल वाली बात थी, फवाद चौधरी साहब आपका एतराज था, मगर एतराज के बावजूद आज आपने फैसला किया था, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि आप ऐवान के अंदर आए, आपने फैसला किया, फिर आप गए नहीं और आपने जो है वो ट्वीट कर दी। यू फील के स्टैंड करेक्टेड के इजलास अब आगे होना है, तो एक तो ये कि वो वर्चुअल हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि दो बातें अभी तक जो आपने डिस्कशन की हैं। पहली बात तो यह है कि पार्लियामान का रोल क्या है। पहली बात तो यह है कि पार्लियामान का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि जो सारे का सारा कोरोना वायरस का आपका जो एहतियात है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग, अब 10-12 करोड़ लोगों के पीछे सोटी लेके कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि आपको कम्युनिटी लीडर्स जो हैं उन्होंने रोल प्ले करना है। लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम जो एसओपीज हैं वो कम्युनिटी लीडर्स इन्फोर्स करा सकते हैं, और दे कैन ब्रिंग द विल ऑफ द पीपल इनटू द होल एसओपीज। और कम्युनिटी लीडर कौन है? आपके एमपीएस हैं, आपके एमएनएज हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं। सो पार्लियामान का रोल से इंपॉर्टेंट तो कोई रोल है ही नहीं ये सारे फैसला साजी में। सेकेंड, अब आप पार्लियामान का इजलास हुआ है तो वो कामयाब हुआ है? आंसर इज नो। क्यों नहीं हुआ? हमारे 1857 से पहले जब अंग्रेजों ने यहाँ पर फारसी जो है उसको बैन नहीं किया था, तो ज़ाहिर है फारसी के यहाँ पे हमारी बुनियादी जबान थी, और उसका एक मुहावरा है नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, यानी आपने बैठे नशिस्त की, गुफ्तगू की और बर्खास्त कर दिया, यानी कोई नतीजा नहीं निकला। वो क्यों नहीं निकला? देखिए, फैसल करीम कुंडी साहब खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं और बड़े जबरदस्त आदमी हैं। मैंने जो तजवीज दी थी कि देखिए, आपने अगर पहली बात तो यह है कि सारे एमएनएस को आप एक्सपोज कर रहे हैं, एक ये जरासीम है ना, कोई पहलवान तो नहीं है जिससे आपने मुकाबला करके मुजाहरा कर रहा है। जरासीम है, उससे क्या आपका मुकाबला तो नहीं है। सो आप एक्सपोज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप को एक बीमारी से, और इसकी कोई टुकड़ी बनती। जब आसानी से आप इसको वर्चुअल सेशन कर सकते हैं तो आपको वर्चुअल सेशन करना चाहिए, और कोई रूल्स में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन कॉल द सेशन एट एनी प्लेस, एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस। सो प्लेस इज अ प्लेस, सो द प्रेसिडेंट कैन ऑलवेज कॉल दैट सेशन। नंबर 1। नंबर 2 ये था कि देखें, अब आपने इजलास बुलाया, अब पहले दिन आप एमएनएस को देखें, अगर आप रोजाना जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं हूं, फैसल है, हम लोग प्रोग्रामों में जाते हैं तो हमें कुछ थोड़ा बहुत अपडेट मिलता रहता है। क्या है, बहुत सारे एमएनएस वगैरह हैं जिनको डिटेल में नई चीजें पता, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सो मैंने ये कहा था कि तो कमेटी में कन्वर्ट करें। पहले दिन तमाम जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, 5 यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तान में इसका जीनोम स्टडी किया है वायरस का, आप उनको बुलाएं, उनसे समझें कि ये वायरस है क्या, कैसे फैला, वुहान से ही क्यों फैला, वहां से जो है वो निकला के बाद यहाँ पर अगर उसका स्ट्रेन है वो कितना है,
आगे के क्या है चांसेस, अगर इसकी वैक्सीन बननी है तो कितना टाइम लगना है, इसकी दवाई बननी है कितना टाइम लगना है। आप अपना पहले एक साइंटिफिक और जो एक्सपर्ट्स हैं वायरोलॉजिस्ट, उनका व्यू पहले एमएनएस के सामने आए, उसके बाद आप इसके ऊपर पॉलिसी आप सामने रखें कि अब आप डिस्कशन करें। आप लॉकडाउन चाहते हैं, किस तरह का अगर अगले साल सितंबर से पहले आप बड़ी 5 फार्मा, मगर मुझे फवाद ये जो दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपका ठीक है, बट दूसरा पॉइंट जो था, जो इजलास में बार बार कहा जाता रहा, हुकूमत से कहा गया कि एक डॉक्यूमेंट दे दें, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे दें, वो बता दें कि ये हमारी पॉलिसी है। तो क्या हुकूमत, या तो अब मैं जो समझाऊं कि या ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता, या फिर हुकूमत के पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ही नहीं कि हुकूमत जो है वो ऐवान के अंदर कह दे कि ये अच्छा हमारी पॉलिसी है। नहीं, पॉलिसी तो देखें ना, जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है वो तो पहले दिन से वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका सही साबित हुआ है वो ये है कि आप मुकम्मल लॉकडाउन करके तो मुल्क नहीं चला सकते। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू साबित हो गया ना। अब बाकी दुनिया पूरी जो है वो भी इसके ऊपर ही अमल करना शुरू हुई है, क्योंकि आपको कर्फ्यू नहीं आप लगा सकते, क्योंकि अगले साल सितंबर से पहले तक कोई इम्कान नहीं है कि इसकी वैक्सीन बाजार में आएगी भी तो बड़ी महदूद होगी, उसका उतना फायदा नहीं होगा। सो आप 1.5 साल कर्फ्यू लगा के तो नहीं रह सकते। 4 दिन कराची में कर्फ्यू लगा था, गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। अब जो इशू ये है कि इसकी जो पॉलिसी है वो रोज के रोज हालात देख के बननी है। आपने हालात देखने हैं कि ट्रेन ओपन कर सकते हैं, बस ओपन कर सकते हैं, आप करेंगे। आप अगर समझते हैं कि नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे, आप बंद करेंगे। मार्केट आप खोलेंगे, अगर लगेगा कि नहीं फैल रहा है, आपने बंद करना है। ये 2+2 है नहीं, इसमें तो एक रोजाना बैठना है, रोजाना की पॉलिसी। बल्कि मेरी नजर में वर्चुअल सेशन करते, उसका फायदा ये होता कि तमाम एमएनए मुस्तकिल इजलास में जो है वो आप उनका इनपुट आता। और क्योंकि देखिए ये सारा जो मामला है ये लोकल इनपुट का है। फॉर एग्जांपल लोधरा में क्या हो रहा है, गोटकी में क्या हो रहा है, चमन में क्या हो रहा है, ये वहां के आपको जो नुमाइंदे हैं वो बेहतर बता सकते, अप्राइज कर सकते गवर्नमेंट्स को कि ये सिचुएशन है और इसके मुताबिक वहां के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये होनी चाहिए। अब ये जो सेशन जिस तरीके से हुआ, ये तो देखिए वही रवायती काम जो सब कुछ किया है। और फिर मैं सलीम मांडवीवाला साहब ने भी बिल्कुल जबरदस्ती की बात की थी और बड़ी अकल की बात की थी डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने, और मैं समझता हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था। अब स्पीकर साहब ने मुझे कहा था कि आप आए, मैंने कहा स्पीकर साहब का ज़ाहिर एहतराम है, कासिम वैसे भी बिल्कुल भाइयों की तरह हुक्म था मैं, लेकिन हुआ ये कि कल देखें 2 सेनेटर और 3 रिपोर्टर जो है उनको पार्लियामेंट से कोरोना लग गया। अभी मुझे नहीं पता फ्रैंकली कि ये अगले 3, 4, 5 दिनों में कितने एमएनए आपको, और अभी तक मेरे ख्याल 8-10 तो हो चुके हैं टोटल। अभी हमें नहीं पता कि इससे बाद और कितने एमएनए जो हैं उनको वो कोरोना, क्योंकि अभी पूरे पाकिस्तान से लोग जमा कर लिए। सेंट्रल जो आपकी कंडीशनिंग है वो सबसे बड़ा सोर्स है इस वक्त कोरोना के फैलने का। वो जाहिर है आपका बंद कमरे में इजलास है, सेंट्रल हीटिंग लगी हुई है, और फिर 500-600-700 बंदा है, आपको एक बंदा चाहिए बीमार करने के लिए, कोई 50 बंदे तो चाहिए नहीं। सो मेरे ख्याल में इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्टेड लोगों का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर देखे, इनपुट या तो गवर्नमेंट की तरफ से आना है, वो नहीं आया, अब या ऑपोजिशन की तरफ से आना है। मैं कुंडी साहब कि पार्लियामान क्या अपने किरदार का ही तयन कम अज कम कर ले, जो फवाद चौधरी साहब बात करें, और ऑपोजिशन देखिए तनकीद बहुत है कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लॉकडाउन ना करें, मगर क्या ऑपोजिशन को मुतबादिल लेकर आई है? क्योंकि आज भी जो गुफ्तगू हुई वो वही हो रही थी, चोर चोर के नारे लग रहे थे, एहतसाब पे बातें हो रही थी। ये बातें सर बड़े सेशन पड़े हैं इन बातों के लिए, बड़ा वक्त पड़ा है इन बातों के लिए, मगर ये क्या है कि पार्लियामान जो है वो अपना किरदार का तयन जो है वो एजेंडा सेटिंग ही उस तरह से नहीं कर सकती। देखिए जब सेशन शुरू होते हैं और अब किस एजेंडे पे बात करते हैं, नॉर्मली जब आपकी कोई सपोज अब कोरोना पे हम बात कर रहे थे, तो हुकूमत नॉर्मली ये हुकूमत का काम होता है कि उनके जो चीफ विप होते हैं या उनके जो सीनियर जो 1-2 मिनिस्टर्स होते हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, जो उनके एलाइज भी उनमें से एक मेंबर होता है, वो बनते हैं और अपोजिशन के साथ बैठते हैं कि जी ये इजलास, या फिर बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड होता है कि ये इजलास हो रहा है, इस चीज़ पे हो रहा है, इतने लिमिट बातें करनी है। फिर उसके बाद वो बैठते हैं कि यार इसका हमने आउटपुट क्या निकालना है, इसके लिए हमने कोई करारदाद या इसका आउटकम क्या है।
तो मेरे ख्याल में वो कोई कमेटी गालिबन नहीं बनी, अपोजिशन के साथ भी बात नहीं हुई। और देखिए ये चोर और डाकू ये मतलब पार्लियामेंट में ठीक है, आपके हक है पर, लेकिन आप पार्लियामेंट में क्या लोगों को बता रहे हैं? देखें आपके पास, आप एक इदारा बनाएं जिसका जो एहतसाब करे। आज अगर आप देखें, आज आपके अपने इत्तेहादी जो है इनके PMLQ वालों को एतराज़ है, आज जो है वो सरवर खान के पीछे नैब वाले पड़ गए हैं। सुना है कि वो जो PIA का होटल है USA में उसकी मुखाफत कर रहे हैं लीज पे देने पे, इसलिए उसके पीछे नैब को लगा दिया गया। तो मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं। तो अगर अब चोर और ये बातें करें तो हमारे पास लंबी चौड़ी एक चार्जशीट पड़ी है KPK के हवाले से, 7 साल इनकी हुकूमत है, तो वो हम कर लेंगे, चोर डाकू का बाद में कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हम जंग की सूरत हाल में है। जंग की सूरत हाल में तो देखें इस वक्त जो है ये होता है कि आप सब कुछ साइड पर रख देते हैं और आप जंग लड़ते हैं। जंग लड़ लें, उसके बाद फिर हम एहतसाब भी कर लें, उसके बाद हम 18th अमेंडमेंट को भी डिस्कस कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, उसके बाद और जो पॉलिटिकल चीजें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन फोकस हमारा ये होना चाहिए। हमने तरावियों का बंदोबस्त करने की कोशिश की, 20 पॉइंट SOP हमने साइन किए, लेकिन 80% जगहों पर कुछ नहीं हुआ, मतलब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अभी मतलब है कि बाकी चीजों पे भी जैसे आपने देखा, बिजनेस कम्युनिटी खोली, जो चीज भी आपने खोले, कोई भी जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सका। अब हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ सपोज हम जा रहे हैं, तो ये चीजें अभी देखें, अभी भी हम बार बार टीवी पे ये कह रहे हैं कि जी ये चीजें बढ़ेंगी, खतरनाक तक बढ़ेंगी, हमारी टेस्ट कैपेसिटी जो है उसको बढ़ना चाहिए, हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें जो है, इस चीज का भी जो है बैठ के ये फैसला करना था इस पार्लियामेंट को कि उन्होंने आगे क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। अब ये फैसला तो फिर यही हुआ कि एहतसाब होगा। आज भी यही बात होती रही कि एहतसाब होगा, सबका होगा, जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में मरोड़ उठेंगे, वो वही बातें हुई है। अच्छा, मुझे सर एक ब्रेक ले जरा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये NFC वाला जो मामला है और 18वीं तरमीम की जो बातें इस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील, हुकूमत क्या नए NFC अवार्ड के ऊपर इत्तफाक राय करा सकेगी? और फिर दूसरा मामला 18वीं तरमीम का है। आज बाबर आवान साहब ने कहा कि कोई ऐसी तजवीज जो है वो टेबल पर नहीं है। फवाद चौधरी साहब, ये क्यों बातें 18वीं तरमीम की होती रहती हैं और इस पर एक ऐसे वक्त में, ज़ाहिर बात है जो पहले हम बात कर रहे थे कि फायर फाइटिंग की जरूरत है, ये इश्यूज हम बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो क्या ये फिर बातें क्यों होती रही थी जब ऐसी कोई तजवीज ही नहीं है या हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस पर जो है वो कोई इक़दाम उठाना है? बातें इसलिए होती रहती हैं कि मीडिया ने भी तो 8-10 घंटे कुछ दिखाना है ना, तो जाहिर है कि ये किसी की स्टेटमेंट वगैरह से तो नहीं आई थी, ये तो टीवी के ऊपर एक खबर जो है वो आई थी और ये चौथी दफा डिस्कशन जो है वो शुरू हुई है। और हुकूमत ने पहले भी ये कहा है कि ये इस तरह का कोई इशू जो है वो नहीं आ रहा, और अब भी जो है वो ये इशू है कि 18वीं तरमीम की। देखिए 18वीं तरमीम के ऊपर जो डिस्कशन है ना, पहले तो अक्सर लोग NFC अवार्ड को 18वीं तरमीम का हिस्सा समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो आर्टिकल 160 के तहत एक अलहदा जो है वो मामला है और प्रोसेस है, और जो 18वीं तरमीम है वो एक अलहदा मामला है। 18वीं तरमीम जो है उसमें बुनियादी तौर के ऊपर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक है और वो ये है कि सूबों से इख्तियारात जो है वो वापस नहीं लेने चाहिए, और ये वफाक ने जो डेवोल्यूशन की है सूबों को, ये बिल्कुल दुरुस्त की है। और PTI तो जाहिर है कि ये कहती है कि इसको आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हमें ये जो इख्तियारात के पास है इनको इजला के पास जाना चाहिए ताकि जो डेवोल्यूशन का अमल है वो मुकम्मल हो। क्योंकि ये एक एनॉमली हो गई उस वक्त के मुशर्रफ साहब ने ये किया कि सूबों के इख्तियारात इजला को दे दिए लेकिन सेंटर के इख्तियारात सूबों को नहीं दिए। 18वीं तरमीम में हमने जो फेडरेशन के इख्तियार थे वो सूबों को दे दिए, लेकिन सूबों ने नीचे भी सारे अपने पास रख लिए और अब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो तमाम पाकिस्तान के इजला हैं वो बहुत बुरी तरह सफर कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज की एक हेजेमनी है जिसमें रिफॉर्म की जरूरत है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, किसी बार डिटेल में आप उस पर प्रोग्राम करें तो बात होगी। दूसरा हिस्सा है NFC अवार्ड। ये NFC अवार्ड में इस वक्त जो फेडरेशन की टोटल आमदनी है वो तकरीबन 6000 अरब रुपया है।
अब 6,000 में से 2,000 अरब रुपए उन कर्जों की वापसी का सूद है जो जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में खर्च हुए हैं, सारे सूबों में खर्च हुए हैं। इसी तरीके से फेडरल बड़ा दूसरा जो हमारा बड़ा हेड है वो डिफेंस का है, डिफेंस जो है वो पूरे फेडरेशन का जो है वो डिफेंस है। ये तीसरा जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स है। अब ये जो 3 हेड्स हैं, इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि नेगोशिएशंस होनी चाहिए और सूबों को अपना हिस्सा डालना चाहिए इन 3 हेड्स में, क्योंकि 2300 अरब रुपया जो 6,000 में से है वो तो वापस सूबों को चला जाता है। लिहाजा फेडरेशन जो है वो तो -600 से अपना बजट शुरू करती है। लिहाजा डिफेंस बजट में, बाहर जो बैरूनी कर्जे हैं उनमें, और ये जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सूबों को अपना शेयर जो है वो देना चाहिए, ताकि एक फेडरेशन का जो बिजनेस है वो भी चले। क्योंकि अल्टीमेटली जाहिर है हम फेडरेशन है और चारों सूबों ने एग्री किया हुआ है कि हम एक फेडरेशन में हमें फायदा है एक दूसरे से, इसलिए हम फेडरेशन में। अच्छा, एक और सब्जेक्ट भी शामिल किया गया है वो ये कि इदारों का जो खसारा है उसमें भी सूबे हिस्सा डाले। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? मैं क्योंकि 1.5 साल आपकी भी हुकूमत को हो चुका है, उससे पहले 2015 से ये मामला जो है वो चला आ रहा है, 7वां जो NFC अवार्ड है, क्या उसको छेड़ना और फिर उस पर जो है वो, ये मैं वही समझ रहा, क्या 18वीं तरमीम वाला मामला नहीं है? आप तो कह रहे हैं कि उसका हिस्सा है, मगर यहां पर भी मामला कमोबेश वही लग रहा है कि जब आप बात करने की कोशिश की जाती है तो रेजिस्टेंस आ जाती है। तो फिर ये कैसे होगा, कैसे ये? नहीं देखिए ना, ये तो डिस्कशन है। आखिर अल्टीमेटली सूबे भी पाकिस्तान, जो सूबाई क़यादतें हैं वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। वो पाकिस्तान का अगर इंटरेस्ट जो है वो है, ये बात, और सिर्फ ये बात को सिर्फ PTI ने नहीं की है। इससे पहले अगर आपको याद हो, इसहाक डार ने, मिफ्ता इस्माइल ने, शाहिद खान उन्होंने भी ये जो है वो बात मेंटेन की है। इसमें जो दूसरा देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जांपल आप बलूचिस्तान का पिछला 10-12 साल का फेडरल ट्रांसफर आप देखें, 65-70 लाख की आबादी है और वहां ट्रिलियंस ऑफ रुपया जो है वो बलूचिस्तान में गया है। तो उसका खर्च कैसे हुआ है? मैकेनिज्म। इसी तरीके से आप पंजाब में देखें, शहबाज शरीफ साहब एक अकेले आदमी ने 13 ट्रिलियन रुपया खर्च कर दिया। इसी तरीके से सिंध में जो कायम अली शाह साहब ने और फिर अब मुराद साहब ने, इन्होंने 2 लोगों ने मिलकर तकरीबन 8-9 ट्रिलियन रुपया खर्च कर दिया। तो इस तरह से तो नहीं हुआ। बाकी हुकूमत को डिस्ट्रस्ट है, अदम एतमाद है सूबों के ऊपर? नहीं है अदम एतमाद की पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा निजाम है सूबों का, ये आर्टिकल 148 की वायलेशन में चल रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स उन्होंने नहीं बनाई और लोकल गवर्नमेंट को ना, सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से केस है। सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली जो काम करना चाहिए वो ये है कि वो एक केस की हियरिंग करें और आर्टिकल 148 शुड बी इन्फोर्स्ड इन द प्रोविंसेस। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता इतना ज्यादा पैसा आप 2-3 लोगों के हवाले करते और अल्लाह खैर से। और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड तो कल से शुरू होना चाहिए, इतने सालों से जो उन्होंने नहीं किया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 1 मिनट मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मिसाल आपको मैं जो घोटकी है, मसलन सिंध जो है वो एक सब्सिडी लेता है गैस के नाम के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से, जो अरबों रुपया है। देखिए गैस कहां से निकलती है सिंध से? घोटकी से। असूलन तो घोटकी को पैरिस होना चाहिए, लेकिन घोटकी में 1 रुपया नहीं जाता। सो ये राइट नाउ अगर ये कोई मेरा या फैसल करीम कुंडी का या पीपल्स पार्टी, हमारा कोई जाती प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने सबने मिलकर बैठ के एक निजाम बनाना है जिसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर एग्जांपल डेरा इस्माइल खान को उसका शेयर मिले, झेलम को उसका शेयर मिले, चकवाल को उसका शेयर मिले, फैसलाबाद को उसका शेयर जायज हो। ये सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तो नहीं है कि सारे पैसे हम उठा के फलाने ने। मगर यहाँ पर फवाद चौधरी साहब, जो असल इशू है ना वो मेरा ख्याल है हुकूमत की कैपेसिटी का भी है कि हुकूमत करवा सकती है या नहीं। मैं कुंडी साहब, ये कैपेसिटी आपको लगती है? और दूसरा, क्योंकि देखिए ये फिर मामला कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। अभी मुराद अली शाह साहब ने भी खत लिख दिया है कि वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना का जो है वो इस कमीशन के अंदर जो है वो कोई काम नहीं है। तो माय बेसिक क्वेश्चन इज कि क्या गवर्नमेंट की कैपेसिटी आपको लगती है कि अगर इत्तफाक़ राय होना है तो वो करवा सकेगी इस NFC अवार्ड के ऊपर? देखिए ये तो अब हुकूमत की कैपेसिटी के ऊपर है कि वो करवा सकती है या डिस्कशन पे आ सकती है या नहीं। फवाद साहब ने बहुत एक लंबी मतलब एक बात की 18th अमेंडमेंट पे भी, NFC पे भी और डेवोल्यूशन पे भी। देखिए ये एक इस पे बहुत लंबी डिबेट एक होनी है। अब ये देखिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अब आप जब कहते हैं कि हमने 18th अमेंडमेंट को जो है ना वापस किया, 18th अमेंडमेंट में देखें 103-4 जो है वो उसमें अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आई हुई हैं। जैसे बात की कि हमें 3-4 शायद इनको 3-4 चीज़ों पे एतराज़ है या 10 पे है,
या हमें शायद कोई हो। देखिए 18th अमेंडमेंट तो बात नहीं, अभी तो आपने नई अमेंडमेंट लेके आनी है। आई थिंक इट्स 25th और 26th अमेंडमेंट होगी, जो भी नंबर होगा वो होगी। उसमें आप देखें आपने करनी है तो आपको अपने एलाइज के साथ बैठना पड़ेगा, आपको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी। अगर आप 18th अमेंडमेंट की बात ओवरऑल करेंगे कि पूरी 18th अमेंडमेंट, तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली कहेगी कि हम उसके शदीद मुखालफत करते हैं कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब फवाद साहब ने बात की कि जी सिंध ने इतने ट्रिलियन, पंजाब ने इतने ट्रिलियन, बलूचिस्तान ने किए, लेकिन 5 साल तो KPK में भी परवेज खटक साहब वज़ीर आला रहे, उन्होंने, उनके पास भी उतने ही पैसा था, उन्होंने भी तो कोई मेगा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि नहीं शुरू किया। और उस वक्त भी इमरान खान साहब कहते थे कि जी अच्छी बात है 18th अमेंडमेंट में, क्योंकि हमारे पास इख्तियारात आ गए हैं। अब जहाँ तक बल्दियात की बात हो रही है, देखिए सिंध में इस वक्त भी बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, पंजाब में तोड़ दिए गए थे, KP में उनका टाइम खत्म हो चुका था और दोबारा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनका इलेक्शन जो कि ड्यू था 5-6 महीने पहले उन्होंने नहीं कराया। आई डोंट नो कि क्यों नहीं कराया। बल्दियाती इलेक्शन डेफिनेटली जो है सूबों को करने चाहिए, इख्तियारात निचली सतह से करनी चाहिए। आपने जहाँ तक मुराद अली शाह साहब की बात की, मुराद अली शाह साहब ने फेडरल उस पर मिनिस्टर पे एतराज़ नहीं किया अपने उसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि ये मुशीर खजाना है, फुल फेडरल मिनिस्टर नहीं है, इनको अपना। मगर मेरा ख्याल है उनका सवाल कुंडी साहब ये था कि सूबे, अगर देखें ये ऑन पेपर बड़ी इफेक्टिव हो सकती है, बट प्रैक्टिकली ये तभी कामयाब होगी जब सूबे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तो सूबे चाहे वो अपने खर्च के हवाले से जिम्मेदारियां हो, या टैक्स कलेक्शन के हवाले से जिम्मेदारियां हो, खसारा बर्दाश्त करने के हवाले से जिम्मेदारियां हो, या बल्दियाती इदारों के हवाले से हो, सूबे अपनी जिम्मेदारियां यहां पर पूरी नहीं कर रहे, तो फिर क्या इसको करनी चाहिए? आप टैक्स कलेक्शन की देखें कि सिंध में कितनी टैक्स कलेक्शन हुई और बाकी सूबों ने कितनी टैक्स कलेक्शन की। इस वक्त अगर बल्दियाती इदारे किसी सूबे में मौजूद हैं तो वो सिंध में जब उनको टाइम खत्म होगा दोबारा इलेक्शन कराएंगे। बलूचिस्तान इलेक्शन नहीं करा सका, KP इलेक्शन नहीं करा सका, पंजाब में क्योंकि मसला गालिबन भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तोड़ दिए थे इदारे, क्योंकि मेजॉरिटी जो इदारे थे वो अपोजिशन के पास थे, तो वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। जिस तरह फवाद साहब ने घोड़की की बात की, वहाँ पर रॉयल्टी, इस तरह अगर आप देखें कि कई सालों से KPK में करक में गैस निकली हुई है, और उससे देखें अब तो हम भी समझते थे कि करक पता नहीं, क्योंकि उनकी रॉयल्टी जो कि वहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट को शायद अरबों में मिलती है, लेकिन अगर आप करक को जाकर देखें तो एक बहुत ही पसमानदा आपको देखे इलाका नजर आएगा। तो ये चीजें देखिए बेहतरी चीजों में आ सकती है, हम बेहतरी पे डिस्कशन कर सकते हैं, आप बैठकर जो है डायलॉग्स कर सकते हैं, आप बैठकर बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मीडिया जंग और हम पार्लियामेंट में ऐसे लोगों के जो कि हालात खराब करना चाहते हैं उनको तकरीरें दें, और मीडिया में ऐसे लोगों से टॉक शोज करवाएं कि जो हालात को खराब, कुछ लोग हैं जिनकी दाल इस चीज में गलती है कि जो है पार्टियां लड़ती रहें और हम उसमें फायदे उठाते रहें, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकानदारी चमकाना चाहते हैं। तो इस पे हुकूमत को अपनी संजीदगी से मगर ये अच्छा है कि आप जो भी बात करें, आपकी बड़ी ओपन अप्रोच है और आप कह रहे हैं कि इस पर बात हो सकती है, दिस इज वेरी अप्रिशिएटेबल कि इस पर जो है वो बात की गुंजाइश आप कह रहे हैं मौजूद है। अब मुझे एक ब्रेक लेनी है, जरा मैं ब्रेक आता हूं तो इस पर डिस्कशन जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब, ये जो एतराजात आ रहे हैं कि मुशीर खजाना इसमें क्यों शामिल हैं, कौमी मालियाती कमीशन में और सेक्रेटरी खजाना, और फिर आपके तो अपने इत्तेहादी जो असलम मुतानी साहब है वो भी जो है वो इससे खुश नहीं है, वो भी चले गए, उन्होंने कहा अदालत जाएंगे। तो मसला फिर वही कैपेसिटी का इशू है। अब बहुत सारे मामला, और कुंडी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो माहौल हुकूमत अपने लिए बना लेती है, तो क्या ये काम हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा, या फिर ये कि जिस तरह से पहले कोशिश हुई बस कोशिश ही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो खैर मैं फैसल की इस बात से एग्री नहीं करता कि सिंध में या पहले पंजाब में कोई लोकल गवर्नमेंट के इदारे मौजूद थे। ये तो देखिए आई वॉश था। लोकल गवर्नमेंट का अगर आप आर्टिकल 148 पढ़ें तो वो कहते हैं द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी टू द डिस्ट्रिक्ट्स। इन्होंने तो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड नहीं किया। कराची वाले क्या रो रहे हैं? वसीम अख्तर जो जब मेयर है, आप जरा उनसे मिलाए ना फोन, उनसे पूछे, उनके पास जो है नहीं बेचारों के पास कुछ। वो क्या मैं हुआ कि खाली नाम देने से तो नहीं ना जो इदारे बनते। आपने उनको प्रोविंशियल फाइनेंशियल अथॉरिटी डिवॉल्व करनी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी डिवॉल्व करनी है, उसके बाद आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो डिवॉल्व करनी है, फिर आर्टिकल 148 जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। ये तीनों काम तो वो ही नहीं हुए। और जो इनका ओवरऑल जो इनकी फैसले के जो माहौल की आप बात कर रहे हैं,
देखिए इसी माहौल में पहले भी जो है वो अभी तक जो है वो कई काम जो है वो पार्लियामान में हुए हैं। जब पुलवामा का वाकया हुआ था, अभी आपने शुरू में ही आपने खुद ही जिक्र किया कि पार्लियामान ने कैसा रोल अदा किया, तो करना चाहेंगे तो बैठ जाएंगे। इसमें देखिए किसी के जाती प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो हमने सिस्टम्स को बेहतर करना है। सिस्टम्स को बेहतर करने की तरफ हमें पॉलिटिकल जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है। इसमें जो बड़ा आपका मसला है अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का, उसमें भी आप देखें कि जब ये नया ऑर्डिनेंस हुकूमत ने नाफिज किया था, उसके बाद पार्लियामान की कमेटी बनी। पार्लियामान की कमेटी ने फैसला किया कि हम निगोशिएट करेंगे कि एहतसाब का, ये एहतसाब का सारा कानून हमारा तो नहीं बनाया हुआ, ये तो या पीपल्स पार्टी का या नून का हुआ है, और चेयरमैन से लेकर के चपड़ासी तक सारी भर्ती उनकी है। अभी तक पीपल्स पार्टी ने एक सजेशन दी, पीएमएलएन ने कहा कि नहीं, हम और पीपल्स पार्टी मिलकर नए कानून के सजेशन देंगे जो अभी तक नहीं आई है। तो आप रोजाना तनकीद तो करते हैं, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत करनी है। कोई वकीलों के साथ बैठे हैं, उनको अपना दिमाग दे और लॉ ड्राफ्ट करके लाएंगे कि ये लॉ सही नहीं है, ये कर ले। और अगर चाहिए आपका अपना बनाया हुआ है, हम तो ओपन है, हम तो उसके ऊपर भी जो है वो डिबेट करने के लिए तैयार है और नए लॉ के लिए तैयार है। लेकिन असल में मेरे ख्याल में अगर आपको, और इसी तरह से जो एनएफसी अवार्ड है, इसमें देखिए ये जो 3-4 हेड्स हैं, जो डिफेंस का है, बाहर के कर्जों का है, मेगा प्रोजेक्ट्स का है, इसके ऊपर जरूर बातचीत होनी चाहिए और हमें फेडरेशन को एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि एम्पावर्ड फेडरेशन का मतलब है एम्पावर्ड सूबे। और ये तो नहीं हो सकता, ये तो फवाद ये रिवर्स होगा, दिस विल बी अ रिवर्स गियर। अब मकसद तो 18वीं तरमीम का ये था कि आप सूबों को ऑटोनॉमी दें, मगर आप अभी कह रहे हैं कि आप दोबारा जो है वो फेडरेशन एक रिवर्स प्रोसेस पे जो है वो चीजों को लेके जाएंगे। तो फिर ये पिछले 7-8 साल का तो जो भी ये जब से हुई 18वीं तरमीम, ये अंडन हो जाएगा, ये सारा कुछ नहीं हो जाएगा। ये तो दोबारा आपने मिक्स कर दिया 18वीं तरमीम को और एनएफसी अवार्ड को। 18वीं तरमीम के ऊपर जो सूबों को डेवोल्यूशन हुई है, उसके ऊपर तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है ना। वो तो जो सूबों का विफाक ने भी तो वो मामलात नहीं छोड़े। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर जो वुमेन डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, ये हेल्थ वाला जो है, ये चले तो सूबों के पास चले जाने चाहिए, विफाक विड्रॉ कर जाता। मगर अभी ऐसा लगता है विफाक इन तमाम चीजों से विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। विड्रॉ कर हो ही नहीं सकते ना। देखिए ना, यही तो लूप होल्स है जिनके ऊपर लगातार डिस्कशन होनी है। मिसाल के तौर अभी आपने हेल्थ की बात की है, आप ये कैसे कर सकते हैं कि सूबों के अंदर ट्रेड तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप रोक नहीं सकते हैं, तो बलोचिस्तान में आपका डिस्प्रिन का और जो आपकी पैनाडोल है उसका स्टैंडर्ड और होगा, पंजाब में और होगा। फूड का स्टैंडर्ड है, फूड के स्टैंडर्ड जो है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट आती है। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम हर डिस्ट्रिक्ट्स के अपने जो है वो बनाना शुरू कर देंगे, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो आपने ठीक है, राइट। मगर 1 मिनट मुझे दें, मैं जस्ट गिव मी अ मिनट। कुंडी साहब, ये एहतसाब वाला मामला आप लोग हमेशा 18वीं तरमीम एनएफसी के साथ जोड़ लेते हैं। अभी तेजी तो वहां पर आ गई है थोड़ी एहतसाब में, जिस तरह से रेफरेंसेज आ रहे हैं। आपको लगता है फिर कहीं वही काम तो नहीं हो रहा कि आपको जो है वो उस तरफ धकेला जा रहा है कि जहां पर जो है वो 18वीं तरमीम एनएफसी पर आप तैयार हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पहले भी हमारा एक ऑलरेडी जो है प्राइवेट मेंबर बिल सेनेट में ऑलरेडी मौजूद है, जो कि हमारे सेनेटर्स ने जो है जमा कराया था। जब हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें फारूक नाइस साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और बाकी उनके साथ जो थे, उन्होंने उनके साथ बात की थी। उसके बाद जो है वो मीटिंग्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डेड लॉक टाइप आ गया था, मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। उसको जो है बाद में जो है उसके ऊपर बात नहीं हो सकी या नहीं की गई, जो भी है। अब क्योंकि फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद अब दोबारा अगर है, देखिए हमने हमेशा कहा है कि जो अच्छी कानून साजी होगी, आप मुल्क के लिए बेहतरी के लिए होगी, हम डेफिनेटली उसके ऊपर बातचीत करने को हमेशा तैयार है। हमने हमेशा संजीदगी दिखाई, हमने कभी ऐसी बात नहीं की है कि आप ये कहें कि जी ये चीज़ है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते। हमने हमेशा कहा है कि जो भी बिल्स हैं, जो भी आप लेके आते हैं, आप अपोजिशन को साथ बिठाएं, अपोजिशन के साथ बात करें और उसके बाद आप लेके आएं। इसमें क्या है, बातचीत में क्या, अगर आप मतलब है कि कोई बिल्स ऐसे हैं और जब तक नैब की बिल की बात है उसके साथ तो नैब वाले फिर कर लेना, नैब वाले पे तादी नाराज हैं। ये फवाद चौधरी साहब के भी एतराजात थे, आप लोगों के भी हैं सर। काम तो फिर अगर देखिए नैब, इसलिए देखिए नैब तो देखिए ओपन बात है, नैब तो पॉलिटिकल देखिए अब तो साफ जाहिर है कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देखें कि जब पीटीआई के इत्तेहादी, अच्छा जरा आप एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। मुझे कुंडी साहब, ये नैब वाली जो बात है ना, मैं जरा एक ब्रेक आप कंटिन्यू कीजिएगा, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं।
बाद प्रोग्राम में एक मतलब फिर से खुशामदीद। कुंडी साहब, आप बात पूरी कर लीजिए, वक्त कम है जरा, मैं चाह रहा हूँ बहस को समेट लूं। ये नैब वाला काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो तरमीम वाला? देखें, ये तो जैसे हमारी तरफ से नुमाइंदे थे, हुकूमत की तरफ से भी इनके लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर थे, आई डोंट नो कि नून की तरफ से कौन थे, तो उनको आपस में दोबारा एक मीटिंग करके बैठ जाना चाहिए। उन्होंने अपना गालिबन फारूक नाइक साहब ने अपना एक ड्राफ्ट उनके साथ पहले जमा करा चुके हैं। बैठ जाएं, नैब लॉ है, बाकी चीज़ें हैं जिस पे भी डिबेट करना, हुकूमत जिस पे बात करना चाहती है, हम तो हमेशा कहा है कि हम इस पे लॉस पे बिल्स पे हम हमेशा आपके साथ बैठने को तैयार है। हम हमेशा जो है इस चीज़ में कोई हमें हो जाए, लेकिन देखें नैब पहले हम क्या रखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए समा होती है। पहले आप गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं आप रेफरेंस जमा नहीं करा सकते हैं, कुछ भी। अभी आप देखेंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को, अब जरदारी साहब को आपने गिरफ्तार किया, फरियाल तारपू को गिरफ्तार किया, रेफरेंस जमा नहीं करा सके। 2 महीने से आपने खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ आप रेफरेंस जमा नहीं करा सके। तो इस किस्म के, और जब आपके पीटीआई के उसके ऊपर आता है तो उसके बाद आप कभी कहते हैं फ्रांसिक कार्डो, कभी दाएं बाएं करते हैं, तो ये चीजें जो है सब सामने आ जाता है। आप ना कहें तो लोग देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, योर फाइनल कमेंट जी, मुझे बहस को समेटते हैं नैब वाले इशू के ऊपर। लेकिन नैब के इशू के ऊपर बड़ी सिंपल है, पहले भी बातचीत जो हुई थी उसमें फ्रेंकली पीपल्स पार्टी ने तो एक सेनेट से अपना लॉ पास कराया है, वो उसकी बुनियाद पे बात करना चाहते थे, लेकिन पीएमएलएन ने कहा था कि हम पूरा ड्राफ्ट नया बना के देना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी और वो इकट्ठा देंगे। हम तो उसका वेट कर रहे हैं। गोई पीएमएलएन पीपल्स पार्टी अपने नए एहतसाब के ड्राफ्ट बिल के ऊपर आते हैं, वो भेजेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।